नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। क्यूरियसली एजुकेशन चैनल का नाम है, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। और दोस्तों, अगर आप एक ऐसी सीरीज की तलाश में थे जहां पर एवरी सिंगल डे मोस्ट इंपोर्टेंट विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाए और एक ऐसी सीरीज जिसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करने से आपकी क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल और ज़्यादा डेवलप हो, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी और ज़्यादा धारदार बने, और जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाता है, देन यू हैव क्लिक्ड द राइट वीडियो। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं, ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी एक वॉर चल रहा है उसके बारे में। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट, रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो इट वेरी वेल। कहां पर है मलाका, कहां पर है हॉर्मुज? तो आज हम हॉर्मुज के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। फिर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो खास करके हमारी जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे ये हमारे देश का जो एजुकेशन सेक्टर है उसका एक बैकबोन है ना। आई एम श्योर कभी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, राइट, फैमिली मेंबर्स के साथ जब भी देश की तरक्की की बात करते हैं कि अगर हमारे देश को एक डेवलप्ड देश बनना है, अगर हमारे समाज को एक डेवलप्ड समाज बनाना है, तो घूम फिर कर बात एक ही जगह पर आती है, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। तो ये क्वालिटी एजुकेशन जो है हमारे देश में, इसको इंजेक्ट करने का काम, इसको नए लेवल पर ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो ये है हमारे राज्य में जो राज्य की, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेट लेवल की सरकारी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, दे कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन को लेकर हर साल आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों, आप जानते हैं कि एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ। एक दूसरी खबर आई है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्रैश हुआ है। अब ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनको भी हम देखने वाले हैं। तो टोटल वी आर गोइंग टू गो थ्रू 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, हाउ डज द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी एंड वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, डिस्कस। ये जो टॉपिक है ये आपका जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है, राइट। एक तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को टच कर रहा है और इसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है इसके साथ भी जुड़ा हुआ ये विषय है, राइट। डिप्लोमेसी भी इसका पार्ट ही है। तो ये जो इजराइल और ईरान के बीच में अब एक युद्ध जो स्टार्ट हो चुका है, काफी चांसेस हैं, और ये एक बहुत ही दुख की बात है और ये एक बहुत ही भय की बात है कि वेस्ट एशिया जो क्षेत्र है यहाँ पर ये एस्केलेट हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, और अगर ऐसा होगा तो फिर चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती हैं। जो लोग थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं डिप्लोमेसी के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, उनको ये चीज़ पता होगी कि इजराइल और ईरान का जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान जैसा रिलेशन रहा है। दोनों के बीच में सालों से प्रॉक्सी युद्ध चल रहा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं, राइट। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए वी कैन यूज द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉक्सी वॉर। व्हाट इज प्रॉक्सी वॉर? प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह है कि पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया के साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रख रहा है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो रिसोर्सेस नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का मार्ग चुना। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है, आप डायरेक्टली इंडिया के साथ युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपने कुछ ऐसे आतंकवादियों को भारत भेजते रहेंगे। आप भारत के कुछ ऐसे 0.01% ऐसे लोग हैं जिनको आप रेडिकलाइज करके भारत पर अटैक करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, भारत हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, भारत हमेशा बिजी रहेगा, भारत के रिसोर्सेस हमेशा इसमें यूटिलाइज रहेंगे। जब आपके एक बहुत बड़े पैसे, एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड रहता है,
तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप एजुकेशन, आप स्किल डेवलपमेंट, आप हेल्थ सेक्टर, आप दूसरी ऐसी चीज़ों पर से रिसोर्सेस और एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। आपकी तरक्की को रोकने का एक दूसरा एक कहते हैं ना एक रास्ता जो है, दैट इज एक सस्ता रास्ता जो है, दैट इज प्रॉक्सी वॉर। सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड ईरान। आप देखिए जो हुथीज हैं, ये कहां पर है? देखिए एक यहां पर एक बात आई है, तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर वन थिंग एज वेल। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ए और बी टाइप, मैच द फॉलोइंग टाइप। तो यहां पर आपको ऐसा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल यमन, फिर लेबनान, देन यू विल हैव गाजा, और फिर यहां पर ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से नाइजीरिया भी इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, हुथीज, हिज़बुल्लाह, हमास, एंड नाइजीरिया जो है उसमें है बोको हराम। ये किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बोको हराम। तो ये तो मैंने सारे के सारे राइट ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि बोको हराम जो है वो गाजा और हमास जो है वो नाइजीरिया में। तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू नो व्हाट आई मीन। तो इस प्रकार के प्रश्न, तो जब भी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी सुने तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारी छोटी छोटी डिटेल्स को, लेकिन इसको अलग से याद रखने की भी जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, राइट। ये जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने इजीली आपको इतना बता दिया, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आई एम वेरी ब्रिलियंट, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट एज एवरेज एज यू आर। फर्क इतना है कि मैंने ये चीज़ों को बार बार एक लंबे समय से पढ़ा है। तो आई नो के यमन में हुथीज हैं, लेबनान में हिज़बुल्लाह है, गाज़ा में हमास है, और फिर नाइजीरिया जो है तो वहाँ पर बोको हराम है। ओके, तो आप ये देखिए, ये हुथीज हैं, फिर हमास, हिज़बुल्लाह, तो इनको ईरान का एक लंबे समय से सपोर्ट रहा है। ईरान और इजराइल में भी यह है कि एज वी ऑल नो कि ईरान डायरेक्टली इजराइल को कन्फ्रंट करने की क्षमता नहीं रखता है, फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। अब उन सारी छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा ताकतवर डेफिनेटली इजराइल है। तो अगर इजराइल इतना ताकतवर है तो आप कैसे इजराइल को बिजी रख सकते हैं? तो वाया प्रॉक्सी वॉर। तो दोनों के बीच में ये प्रॉक्सी वॉर जो है एक लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब ये प्रॉक्सी वॉर जो है ये कन्वर्ट होके अब एक डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये बेसिक चीज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये इजराइल और ईरान के साथ जुड़ा हुआ विषय जो है उसकी गहराई आपको समझ में नहीं आएगी। तो अब ये डायरेक्ट वॉर हो चुका है, और अगर इसमें एस्केलेशन होता है, एस्केलेशन का मतलब है कि अगर ये और ज्यादा एक्सपांड होता है और अगर दूसरे वेस्ट एशिया के प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो चीजें काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पूरा क्षेत्र जो है वो तो डिस्टेबलाइज होगा, लेकिन इसी के साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी इसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। अब इजराइल ने ईरान की कुछ ऐसी जगहों पर स्ट्राइक्स की हैं जिसके बारे में हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। कल हमने मैप्स के माध्यम से कुछ लोकेशंस भी देखे थे, उन सारे लोकेशंस के नाम भी आपको याद रखने हैं बाय द वे, तो अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आग्रह यह है कि कल का जो वीडियो है हमारे चैनल पर जाइए और देखिए कल का जो वीडियो है, राइट, जो 16 जून को जो रिलीज किया गया, इस वीडियो को आप देखिए और उसमें खास करके ईरान और इजराइल वाला टॉपिक जो है उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना जरूर देख लीजिएगा, वरना आज की चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो इजराइल ने ईरान की जो रिटेलिएट करने की कैपेसिटी है उसको तो डिग्रेड कर दिया, उसको कमजोर कर दिया है। अब जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर भी इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन अभी चीजें उतनी क्लियर नहीं है। इट इज अनक्लियर कि कितना डैमेज हुआ है, यह अभी बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक जो चीज है वो ये है
कि यूएसए और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर डिस्कशन चल रही थी, और ऐसे मौके पर इजराइल ने यूएसए की भी बात नहीं मानी और डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली ईरान पर अटैक कर दिया है। तो फिर अब चीजें किस दिशा में जाएगी, क्योंकि अभी ईरान जो है वो टेक्निकली अकेला पड़ चुका है। स्ट्रेटेजिक लोनलीनेस आप इसको कह सकते हैं। कोई भी ईरान का ऐसा देश नहीं है, कोई भी मित्र देश ऐसा नहीं है जो ईरान को सपोर्ट करने के लिए आगे आए। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरान के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ गल्फ स्टेट्स हैं तो उन पर अटैक कर सकता है ईरान। ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए के कुछ जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती करेगा तो डायरेक्टली यूएसए जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी यूएसए इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी अनसर्टेन है, क्योंकि एक बहुत ही अनसर्टेन पोर्टस है। पोर्टस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी पोर्टस कौन है? ट्रंप साहब है, और ट्रंप साहब बहुत ही इरेटिक है। यू डोंट नो, आज कुछ कहेंगे कल क्या करेंगे, यू नेवर नो। दिस इज द थिंग विद ट्रंप साहब। तो अभी यूएसए इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर 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 ईरान कोई ऐसी गलती करता है, ईरान अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, मींस यूएसए पर अटैक करता है, यूएसए के बेसिस पर अटैक करता है, तो फिर यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें हो जाएगा और फिर चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, जो इराक में हुआ था। ऐसा भी हो सकता है। सो दिस आर द थिंग्स, राइट। अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। दुनिया इज नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग वेरी लाइटली। इसको बहुत ही सीरियस लेवल से देखा जा रहा है। लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करें तो अब ऐसा भी होगा, जिसके बारे में भी कल हमने बात की थी, लेकिन अगेन इस बात को फिर से यहां पर रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इसकी एक रिपीट वैल्यू है। ईरान में कुछ लोग जो हैं, मीन सारे ऐसा लोग नहीं है जो कहते हैं कि भाई हमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने चाहिए, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई छोड़ो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाओ और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाओ और आगे बढ़ो, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमें न्यूक्स चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि न्यूक्स नहीं, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए प्लस ग्रोथ। ऑफ कोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी आवर प्रायोरिटी। लेकिन अब इस प्रकार के अटैक्स के बाद ये जो डेवलपमेंट और ग्रोथ को फोकस करने वाले लोग थे वो भी एक बार सोचने लगे हैं कि यार न्यूक्लियर वेपन्स अगर होंगे हमारे पास तो फिर इस प्रकार के अटैक्स करना जो है वो थोड़ा नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोई भी हम पर ऐसे खुलेआम अटैक नहीं करेगा। तो अब ये सिक्योरिटी वर्सेस इनसिक्योरिटी वाली जो डिबेट है कि बॉम्ब होना चाहिए, पहले था नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लोग थे, लेकिन अब चांसेस आर कि अब बहुत सारे लोगों का प्रेशर होगा सरकार पर भी, और बहुत सारे लोगों की विचारधारा ऐसी होगी कि भाई अब तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लो चाहे कुछ भी हो जाए। डिप्लोमेसी ही एक ऐसी चीज़ है, डिप्लोमेसी के माध्यम से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशंस ईरान के साथ भी हैं और इजराइल के साथ भी हैं, दोनों के साथ हमारे रिलेशंस हैं, राइट। बाकी के जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। तो ऐसे कुछ भारत जैसे देश हैं जो ये सारे प्लेयर्स के साथ बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यूएसए अगर कुछ कहेगा तो ईरान शायद यूएसए की बात पर विश्वास ना करें, लेकिन भारत की बात जो है उसको डेफिनेटली एक बार कंसिडर करेगा। इतनी तो हमारी अच्छी इमेज है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे देश हैं जैसे इंडिया है, आयरलैंड है, देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकमिंग ए फ्लैश पॉइंट इन द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, एनालाइज। जीएस पेपर 3, इसमें इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, राइट, ग्लोबल ट्रेड, ये सारी चीजों के साथ एसोसिएटेड ये टॉपिक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आई है तो लेट्स स्ट्रेट
जंप टू दिस पर्टिकुलर थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने दुनिया का नक्शा यहाँ पर नहीं रखा है एंड आई बिलीव कि आपको इतना पता होगा कि भारत एक अरेबियन सी का लिटोरल स्टेट है, यानी कि हमारी एक गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे केरला तक आप देखेंगे, राइट, और उसके बाद लक्षद्वीप को भी देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडियन ओशन, लेकिन उसका भी एक डिवीजन करें तो अरेबियन सी जो है, तो ये पूरा अरबी समंदर है भारत के वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्ट साइड जो है, जिसमें गुजरात आ गया, महाराष्ट्र, देन यू गो डाउन बिट, यूल फाइंड गोवा, देन कर्नाटका, देन केरला, राइट। तो ये सारी, तो यहाँ अरेबियन सी से अगर हम गुजरात से लेट से आप वेस्ट की तरफ आगे बढ़ें तो आप यहाँ पर ये देश देखेंगे, ओमान। फिर थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलता है, दिस इज पाकिस्तान हियर, यहाँ पर पाकिस्तान है, आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट कहीं पर यहाँ पर है। और फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो जगह है, दिस इज द प्लेस, राइट, ये जो सर्कल है ना, दिस इज द प्लेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पर आप पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करने वाली अगर कोई कड़ी है तो दैट इज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है, सबसे जो पतला पॉइंट है इसका, ये 21 से लेकर 34 किलोमीटर जितना वाइड है, 21 से 34 किलोमीटर, इट्स नॉट दैट बिग। इसमें भी ऐसा है कि जो शिप के लिए आने जाने का जो एक रास्ता है ना, इसमें भी ऐसा है, आप ऐसा नहीं है कि समंदर है तो कहीं पर भी आप जाएंगे, वहां पर भी समंदर के अंदर भी पहाड़ होते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो शैलो रहती है, राइट। तो ये पूरा 21 से लेकर 34 किलोमीटर का है इसकी विड्थ, लेकिन जो नैरोएस्ट पॉइंट जो है तो वहां की अगर बात करें तो ये इतना है। और उसमें भी ऐसा है कि जो नेविगेबल शिपिंग चैनल्स जो है ना, वो तो बहुत कम है, वो तो कुछ फ्यू किलोमीटर्स ही है वाइड है, तो बहुत ही ट्रैफिक रहता है यहां पर। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि ये कुवैत रहा, ये रहा इराक, राइट, इराक, और यहाँ पर आप ईरान देखिए, यहाँ पर सऊदी देखिए, यहाँ पर कतर है, बहरीन है, यूएई यहाँ पर है, ओमान यहाँ पर है। लेकिन ये सारे देशों को अगर आप देखेंगे ना, सो दिस इज द थिंग, देखिए ये सारे देशों की जो ऑयल की जो पाइपलाइन, ऑयल की नॉट पाइपलाइन सॉरी, ऑयल की जो चैनल है वो यहाँ से पास होती है, यहाँ से शिप्स जो हैं उसमें ऑयल लोड करके फिर इसी रास्ते से भेजा जाता है। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो ये ईरान कंट्रोल कर सकता है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया के लिए ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई में डिस्ट्रप्शन के पूरे चांसेस हो सकते हैं। 2022 में फरवरी 2022 टू बी प्रिसाइज, राइट, और उसमें भी जाए तो 24 फरवरी 2022 रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद ऑयल की प्राइसेस जो अप्स एंड डाउन्स हुई, तो जो हाईएस्ट स्पाइक है प्राइस में, जो स्पाइक हमें देखने को मिला वो हाईएस्ट अभी देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस ईरान इजराइल सिचुएशन। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ए क्रिटिकल चौक पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। यहां से वेस्ट एशिया के जो अलग अलग देश हैं तो उनके ऑयल का यही एक रास्ता है। तो अगर ये चौक पॉइंट का अगर ईरान पर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तो फिर ईरान जो है वो इसका भी इस्तेमाल करेगा, वो भी ईरान के लिए एक हथियार ही है। तो ऐसा होगा तो फिर ऑयल का ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब होगा और फिर पूरी दुनिया पर इसकी एक इम्पैक्ट आएगी। ग्लोबल ऑयल सप्लाई अभी देखें तो ओपेक जो एक ग्रुप है उसके पास काफ़ी अच्छा मीन्स अभी कैपेसिटी अच्छी है। रशिया जो है इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग वेरी वेल, यूएसए और दूसरे भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। तो अभी ऑयल की प्राइस जो है वो $100 तक अगर पहुंचे तो भी इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाव $100, 3 डिजिट में ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। प्राइस जो है इट्स गोइंग टू बी बिलो 100 विच इज गुड, विच इज ओके। कोविड के पहले तो ये इट वाज समवेयर अराउंड 135 समथिंग, मुझे अभी याद नहीं है, इट्स बिन व्हाट 5 इयर्स नाउ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा था। फिर उसके बाद ऑयल की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है। अब भारत जैसी इकोनॉमी जो है वो तो हम एज यू नो राइट 85-90% जितना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं,
लेकिन अभी वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट इकोनॉमी, राइट। अभी रेट कट भी हुआ है बाई ऑफ कोर्स आरबीआई की एमपीसी ने रेट कट किया। तो ये सारी चीज़ें, अभी तो हमारा ग्रोथ अच्छा ही लग रहा है। लेट्स होप के एनर्जी मार्केट में कोई बड़े शॉक्स हमें देखने को ना मिला। अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई बड़े शॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मूविंग ऑन, दिस वन इज अबाउट यूनिवर्सिटीज। जीएस पेपर 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ ये विषय है, हाउ कैन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, डिस्कस। GS2 प्लस 3, तो इसमें आप समझ लीजिए एजुकेशन आ गया, एजुकेशन पॉलिसी टू बी प्रिसाइज, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें। ओके, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज SPUs जो हैं, ये हमारे देश में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसका बैकबोन है। कैसे? क्योंकि हमारे देश के लगभग 80% जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो SPUs के साथ जुड़े हुए होते हैं। या तो वो डायरेक्टली कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा है कि कोई कॉलेज में है जो कॉलेज SPU के साथ एफिलिएटेड है। तो अगर हम हमारे SPUs को ट्रांसफॉर्म कर दें, अगर इनको हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील कर दें, तो इसकी एक ओवरऑल इंपैक्ट हमारे देश में जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले 80% जितने स्टूडेंट्स जो हैं उनके डायरेक्टली उनके जीवन पर इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का टारगेट ये है कि जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में उसको 2035 तक डबल करना है, और इस आंकड़े को टच करने के लिए वी नीड SPU जो है वो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और इसके लिए क्वालिटी को इंप्रूव करना है। एक्सेस जो है हायर एजुकेशन का उसको और ज़्यादा एक्सपांड करना पड़ेगा। अब कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस की बात करें तो एक नंबर 1 पर आता है, हमेशा फंडिंग का इश्यू रहता है, राइट। बहुत सारे राज्यों ने एजुकेशन पर जो पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, आई थिंक ये एक विचारधारा कहाँ पर चेंज होनी चाहिए पता है। कई बार ये लिखा जाता है कि राज्य इतने पैसे स्पेंड कर रहे हैं आफ्टर एजुकेशन। स्पेंड इज़ नॉट द राइट वर्ड, इन्वेस्ट इज द राइट वर्ड। एजुकेशन इज नॉट अबाउट इट्स, अगर आप कोई नया कोर्स करते हैं, राइट, कोई भी हो, आप अगर कोई भी किताब पढ़ें, ये जो सलीम खान साहब हैं उनके एक इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ बहुत साल पहले सुनी थी, और वो बात आज भी मुझे याद है कि आप कोई भी किताब पढ़ें उसमें से एक चीज़ तो आपको ऐसी मिलेगी ही जो आपको नहीं पता थी, जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन का काम करेगी, चाहे वो कितनी भी बकवास किताब क्यों ना हो। कुछ है, एक चीज़ तो ऐसी होगी। सेम थिंग गोज, राइट। आप कोई कोर्स करें, कोई किताब पढ़ें, कोई यूनिवर्सिटी को के किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट यू आर स्पेंडिंग योर मनी, इट इज़ नॉट दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इट इज़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। ये थिंकिंग जब आएगी तब ये स्पेंड वर्ड जो है वो इन्वेस्ट में तब्दील हो जाएगा। सो फंडिंग, बहुत सारे राज्य जो हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो एजुकेशन में जो उनको एक इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो आंकड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। दूसरी चीज़, फैकल्टी की शॉर्टेजेस। अब एक तो फैकल्टी की शॉर्टेज है, और दूसरी तरफ जो फैकल्टीज़ हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी फैकल्टीज जो हैं उनकी बहुत बड़ी शॉर्टेज रहती है आज के समय के हिसाब से। और ये अगेन दिस इज ए वेरी वेरी पर्सनल बिलीफ, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम राइट हियर, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, ये मेरे जीवन के अनुभव से ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग शायद इस बात को एग्री ना करें, बट आई वुड से कि आज का समय ऐसा है कि अगर आप लेट्स से फैकल्टी हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लेट्स से आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों को लेकर आपके पास सारी बहुत अच्छी नॉलेज होगी। लेकिन आज के आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको आप अगर एक स्किल के साथ साथ उनकी अपलिफ्टिंग के साथ उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड ऑल्सो टीच देम व्हाट्स गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। और ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप अपनी इंडस्ट्री के करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। लेट्स से मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, जहाँ पर अगर किसी कंपनी ने कोई नई मार्केटिंग की, किसी कंपनी ने कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, राइट, क्या अप्रोच था उनका, ये सारी चीज़ें जब प्रोफेसर्स अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे, जब वो सिर्फ और सिर्फ
ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना जो कोर्स खत्म करना है वो नहीं, उसके साथ कुछ लाइव एग्जांपल्स देंगे ना स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, उनको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा दिस व्हाई आई एम लर्निंग मैनेजमेंट, व्हाई आई एम दिस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एमबीए में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसका मुझे एग्जैक्टली काम कहाँ पर आएगा। ये सारी चीज़ें जब सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग को पता चल जाएगा कि ओके ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू स्केल योर बिजनेस तो मैकडोनाल्ड्स को देखिए, इफ़ यू वांट टू लॉन्च अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो आप जॉर्डन शूज़ को देखिए। ऐसी कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं ऐसे ऐसे कुछ केस स्टडीज़ पर। इसके अलावा भी बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जिनको हमने अलग अलग वीडियोस में काफ़ी डिस्कस भी किया, आप जानते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, फैकल्टी की शॉर्टेजेस, राइट, शॉर्टेज अगर जहाँ पर वैकेंसीज मीन्स जहाँ पर जितनी जगह अलॉट की गई है तो वो खाली है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। फिर प्यूपिल टीचर का रेशियो, स्किल गैप, दिस इज अ बिग इश्यू। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। अगेन मैं कोई रेगुलर बेसिस पर तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में नहीं जाता हूँ, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि स्किल गैप आज भी बहुत है, ऑनेस्टली बहुत है। आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं जब किसी ऐसे फॉर एग्जांपल किसी बुक टॉक पर गया जहाँ पर मुझे किसी एक विषय पर कुछ बोलना है या फिर करंट अफेयर्स के बारे में कोई बात करनी है, थिंग्स तो जो लाइव ऑडियंस होती है, जब उनको मीन स्टार्टिंग के टाइम पर ही आई टेल देम कि भाई अगर आपके कोई प्रश्न हो तो फील फ्री एंड आस्क, राइट। मैं एक माहौल भी ऐसा क्रिएट करता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है, और उसके बाद ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनको वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील ना हो, लेकिन फील फ्री एंड आस्क क्वेश्चन, लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। वो लीडरशिप की स्किल, वो जो एक बोल्डनेस होनी चाहिए, राइट, ये सारी चीज़ों का अभाव आपको देखने को मिलता है जब आप स्टेज पर से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो स्किल के गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा है। नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, इनफैक्ट नीति आयोग ने कुछ 80 चीज़ें बताई है और 12 थीम्स पर नीति आयोग ने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल लेट्स से रिसर्च हब्स को एस्टैब्लिश करना प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हार्वर्ड वाला टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि रिसर्च प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर जब हम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें एक अलग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है, नई वैल्यूज़ आएगी, लोगों को आप ग्लोबल सिटीजन बनाएंगे, राइट। और इसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री है उनके साथ चीज़ों को लिंक करना, यूनिवर्सिटीज़ की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वो खुद डिसीजंस ले। फंडिंग मॉडल्स में आप देखिए कि हार्वर्ड का देखा था ना हमने कि उनके पास कितना फंड है, $55 बिलियन फंड है। पाकिस्तान को 1.5 और 2 बिलियन डॉलर्स की आवश्यकता रहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास $55 बिलियन है, जस्ट इमेजिन। तो ये फंड कहाँ से आया? तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फंड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है तो अगर ही और शी बिकम्स अ वेरी बिग बिजनेस पर्सन, राइट, तो फिर वो सोचेंगे कि भाई ये यूनिवर्सिटी ने मुझे इतना दिया तो मुझे कुछ 5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को फंड पर देना है, तो इसको ऑलमनाई कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर पीपीपी मॉडल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिसीजन की ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें, इनोवेशन की ऑटोनॉमी और इंडस्ट्रियल रेलेवेंट कोर्सेज। जर्मनी में ये चीज़ होती है, जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोर्स डिज़ाइन करती है। तो जो आप पढ़ेंगे तो वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से यूनिवर्सिटी को बताया जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री मिलकर कुछ चीज़ें जो है वो कोर्स में ऐड करती हैं। फिर स्किल को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें जब होगी तब जाकर जो एक विकसित भारत हमें डेवलप करना है उसका बेस, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्रिएट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, हाउ डज द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश हाईलाइट सिस्टेमिक इश्यूज इन एविएशन सेफ्टी, डिस्कस। जनरल स्टडीज 3 के साथ जुड़ा हुआ विषय, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एविएशन सेफ्टी, ये सारी चीज़ों को टच करने वाला टॉपिक है। अब ये क्रैश हुआ आप जानते हैं, और ये जो ड्रीम लाइनर है बोइंग 787, इसकी सेफ्टी को लेकर कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं। डीसीजीए ने, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए जो है, डीजीसीए, तो इसने एनहेंस्ड सेफ्टी इंस्पेक्शन का आदेश दिया है
और ये जो बोइंग है उस पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी लगे हैं, स्ट्रक्चरल और क्वालिटी कंट्रोल के कुछ इश्यूज़ के इल्ज़ाम भी लगे हैं। एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है जहाँ पर बोइंग के जो हेड हैं उनको ग्रिल किया जाता है। यूएसए की एक कमेटी उसको ग्रिल करती है और कहती है कि भाई आपको कितनी सैलरी मिल रही है। कुछ $35 मिलियन उनकी सैलरी थी पर ईयर की, और बताया जाता है कि ये सैलरी आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप सारी चीज़ों को बाईपास करें, आप बोइंग के लिए पैसे बचाए, इसके लिए आपको ये पैसे दिए जाते हैं। वह काफ़ी, आप देखिएगा वो अभी काफ़ी वायरल हुआ आफ्टर दिस ड्रीम लाइनर एक्सीडेंट इन अहमदाबाद। बाय द वे, कल जो हमारे गुजरात के सीएम थे विजय भाई रूपाणी, तो उनकी जो श्मशान यात्रा थी वो कल वो निकली और बहुत सारे लोग जो हैं उस श्मशान यात्रा का एक हिस्सा बने। और एक लोकल जो न्यूज़ चैनल है तो उसमें एक रील भी आई थी, और उस रील में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात लिखी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। और वो ये है कि लोग कहते हैं ना कि भाई क्या लेकर जाओगे आप, एक दिन हम सब मर जाने वाले हैं, दिस इज अ फैक्ट, तो क्या लेकर जाओगे। ये एक कहते हैं ना, कई बार आपने भी सुना होगा कि भाई क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। क्या लेकर आए थे दैट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या लेकर जाओगे। तो कल जो श्मशान यात्रा थी उससे एक चीज़ देखने को मिली कि लोगों का प्यार, लोगों की जो एक इज्जत है, ये सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है। मीन्स फिलोसॉफिकली भी आप सोचिएगा इसके बारे में, इस विषय के बारे में सोचिएगा कभी बैठकर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम ऐसे विषयों पर सोचते हैं ना, जब हम मौत के बारे में सोचते हैं, क्या होगा कि अगर ये एक आखिरी हफ्ता मेरा होगा जीवन का, तो क्या होगा कि दिस इज द लास्ट डे फॉर मी, आई डोंट नो, हमें थोड़ी पता रहता कि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है, राइट। हमारी एक पुरानी आदत है, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाएंगे, हम सब भूल जाते हैं। लेकिन द थिंग इज, जब भी पॉसिबल हो इस चीज़ को याद कीजिएगा, जब भी पॉसिबल हो, कीप दिस थिंग इन माइंड। मार्कस ऑरेलियस ने भी अपनी एक किताब है मेडिटेशंस, आई वाज रीडिंग दैट बुक, राइट। बहुत डिफिकल्ट है समझने में, बट मैं जब भी वक्त मिलता है थोड़ा बहुत उसको पढ़ता हूँ, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा फेट, यानी कि जो मृत्यु है ना, इट्स ऑलवेज देयर विथ अस, इट्स ऑलवेज देयर, वो कहीं ना कहीं है आसपास। जब हमारा वक्त आएगा इट विल टेक अस अवे। ये बात जब हम समझे ना, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक जो दृष्टिकोण है वो बहुत चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। कोई कहे कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर आप चलो कोई छोड़ो, आप खुद अगर सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, एंड यू विल थिंक कि यार एक दिन में मर जाऊंगा, वन डे आई विल बी गॉन, तो लेट मी गिव माई बेस्ट, एंड यू विल सी कि पूरी एनर्जी ही चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही एक पॉजिटिव तरीका है चीज़ों को देखने का। आप तो ये एक बात यहाँ पर आई थी तो सोचा कि ये ऐड कर दूँ। ओके, तो सिविल एविएशन सेक्टर जो है एक्सपांड हो रहा है, एज यू नो, राइट, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पैसेंजर ट्रैफिक ये रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया इस साल। 24-25 को देखेंगे तो अभी तक के इतिहास का रिकॉर्ड हाई ये सिविल एविएशन सेक्टर का जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो पहुंच गया। और अभी जो फ्लीट है, यानी कि अभी जो एयरक्राफ्ट है हमारे पास, ये 2028-29 तक डबल हो जाएंगे, इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। और अभी कुछ कितने एयरपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, आई थिंक 190 समथिंग इतने एयरपोर्ट्स हैं, ये 350 तक पहुंच जाएंगे बाय 2047। तो सेफ्टी जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ये रिएक्टिव सेफ्टी जो है इसको हमें प्रोएक्टिव सेफ्टी के तौर पर देखना पड़ेगा। और अगर बोइंग की कोई भी गलती है तो बोइंग मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसका जो एक अमेरिका में साउथ कैरोलिना का जो प्लांट है ये काफ़ी इनफेमस है फॉर दिस क्वालिटी कंट्रोल लैप्सेस,
तो क्या मैन्युफैक्चरिंग के कोई लैप्सेस थे, ये सारी चीज़ों की एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स प्लस रेगुलेटर्स जो हैं दे मस्ट एक्ट विथ फोरसाइट, राइट, रिगर एंड ट्रांसपेरेंसी। इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ आज का लास्ट टॉपिक है, ये हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस और एविएशन सेफ्टी, जीएस पेपर 3। हाउ डिड सिस्टमिक फेलियर्स कंट्रीब्यूट टू द उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश, डिस्कस। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश जो है ये अवॉइड हो सकता था। यहां पर भी एक सिस्टमिक सेफ्टी फेलियर्स हमें देखने को मिला है। 4 इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो गए थे, उसके बाद भी कोई बड़े स्टेप्स नहीं लिए गए और 7 लोगों की जान इसमें चली गई। ऑथोरिटीज फेल्ड टू एक्ट डिसिसिवली डिस्पाइट क्लियर वार्निंग साइंस एंड डायरेक्टिव्स। अभी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था, राइट, ऑडिट का, और ऑपरेटर्स को वार्न किया था कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ें होगी तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, राइट। उसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं उनको थरोली चेक नहीं की गई और पुअर विजिबिलिटी, एडवर्स वेदर कंडीशंस को इग्नोर करते हुए ये उड़ान की गई और फिर यह हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। और आप सोचिए जो सबसे सेफेस्ट अगर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज एयरवेज, अगर उसमें इस प्रकार की लापरवाही चल रही है तो ट्रेन्स में क्या हो रहा होगा, रोड्स पर तो आप जानते ही हैं, राइट। 400 प्लस एक्सीडेंट्स एवरी सिंगल, 400 प्लस लोगों की मृत्यु एवरी सिंगल डे, 450 जितने लोगों की मृत्यु एवरी सिंगल डे हमारे देश में हो रही है, एवरी सिंगल डे। तो ये रोड्स की बात है। आप ट्रेन्स में देख लीजिए, मुंबई का भी हम आंकड़ा देख रहे थे, सिर्फ मुंबई में 7 लोग हर रोज मर रहे हैं। तो बहुत हेल्थ एंड सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के गैप्स हैं हमारे यहाँ पर। एरियल कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन एरियल कनेक्टिविटी से भी इंपॉर्टेंट है पैसेंजर की सेफ्टी। एरियल कनेक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन पैसेंजर को सेफली पहुंचा नहीं सकते, तो फिर वो एरियल कनेक्टिविटी कोई काम की नहीं रहेगी। सो दिस आर द थिंग्स, दिस वेर द थिंग्स इन फैक्ट दैट वर ऑन आवर टेबल टुडे। डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, राइट। इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। सेम थिंग गोज विथ शेयरिंग एंड ड्रॉपिंग ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ अभी कुछ दिनों पहले 1-2 गैप्स आ गए थे, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने बताया था कि आई वॉज ट्रैवलिंग और उसके बाद आई वॉज नॉट वेल फॉर अ डे और 2, सो मैंने फिर एक ब्रेक ले लिया सो दैट आई गेट प्रॉपर रेस्ट एंड स्टफ। बट नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, सो चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गई हैं। तो ये वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर अब मिलता रहेगा। और इसी के साथ साथ जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, कौन सी है सीरीज़, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर यूपीएससी, तो ये सीरीज़ जो है वो भी, उसके कुछ वीडियोस लॉन्च हो चुके हैं, कुछ वीडियोस जो है वो पाइपलाइन में हैं, आने वाले समय में ये भी लॉन्च किए जाएंगे। उसके बाद दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट सीरीज़, राइट। ये जस्ट और जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है। मैंने 3-3, 5-5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस उसमें बनाए हैं। आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर आऊँगा। बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज़ कि मैं ये अभी क्या कर रहा हूँ कि दिस इज़ इनसाइड इन्फॉर्मेशन। व्हाट आई डू इज़ मैं चीज़ों को प्रिपेयर करके फिर वीडियो रिकॉर्ड करके फिर हम एडिट करके फिर अपलोड कर देते हैं। बट फ्यूचर में आई एम थिंकिंग कि ऐसा नहीं करना है। एक साथ सारे वीडियोस जब रिकॉर्ड हो जाए, सारे एडिट हो जाए, उसके बाद ही सीरीज़ को लॉन्च करेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस थिंग, राइट। अनुभव से ये पता चला, क्योंकि फिर कई बार कई कुछ चीज़ों की वजह से अगर गैप भी आ जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को भी गैप फील होता है। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स सी। बट एनीवेज, आने वाले समय में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आने वाली हैं और कुछ इंटरेस्टिंग रील्स भी आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।